इस पूरे यूनिवर्स में हम इंसान अकेले हैं या फिर हमारे अलावा भी कहीं और कोई इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है? अगर एलियंस सच में मौजूद हैं, तो शायद उनके मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल उठते होंगे कि क्या वो इस यूनिवर्स में अकेले हैं? इस सोच को ध्यान में रखते हुए नासा ने 1977 में एक बहुत ही खास मिशन लॉन्च किया, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स में कुछ ऐसा भेजा गया जो आज भी स्पेस में घूम रहा है, एलियंस के लिए मैसेजेस। पर ये मैसेजेस हैं क्या, और क्या सच में कोई एलियन इन्हें कभी देखेगा? आज हम जानेंगे वॉयेजर मिशंस की पूरी कहानी। हेलो ट्विस्टेड सोल्स, मैं हूं अग्रिमा और ये है ट्विस्टेड स्टोरीज। आज की कहानी है एक ऐसे मिशन की जो इंसानों की सबसे बड़ी खोज है, एलियंस से कांटेक्ट करने की कोशिश। नासा के वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने न सिर्फ हमारी सोलर सिस्टम की सबसे खूबसूरत फोटोज ली, बल्कि वो आज भी स्पेस में उड़ रहे हैं अपने साथ एलियंस के लिए कुछ बहुत ही स्पेशल मैसेजेस लेकर। ये कैसे हुआ और इन मैसेजेस में है क्या, चलिए जानते हैं। ये सारी कहानी शुरू होती है 1965 में, जब नासा के एक इंजीनियर ने नोटिस किया कि हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून लेट 1970s में एक बहुत ही अनोखी ज्योमेट्री अरेंजमेंट में आ जाएंगे। ऐसी अरेंजमेंट जो 175 सालों में सिर्फ एक बार आती है। इस अरेंजमेंट का मतलब था कि एक स्पेसक्राफ्ट भेजा जा सकता था जो बहुत ही कम फ्यूल और टाइम यूज करते हुए इन चारों प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स का फायदा उठाकर सबके पास से गुजर जाए। इसीलिए नासा ने साल 1977 को चूज किया था इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स यानी कि वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को लॉन्च करने के लिए। वॉयेजर 1 का मिशन था कि उसे जुपिटर और सैटर्न के पास से फ्लाई बाय करना था, स्पेशली सैटर्न के बड़े मून टाइटन पर फोकस करते हुए। और वॉयेजर 2 का मिशन था कि उसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून सबके पास से गुजरना था। इंटरेस्टिंगली वॉयेजर 2 का लॉन्च वॉयेजर 1 से पहले हुआ 20 अगस्त 1977 को, और वॉयेजर 1 का लॉन्च हुआ 16 दिन बाद 5 सितंबर 1977 को। पर वॉयेजर 1 ने ज्यादा छोटा और तेज रूट लिया, तो वॉयेजर 1 ही जुपिटर पे पहले पहुंचा। मार्च 1979 में वॉयेजर 1 ने जुपिटर का एक जबरदस्त टाइम लैप्स लिया जो 66 अलग अलग फोटो से बनाया गया। हर फोटो जुपिटर के एक रोटेशन पीरियड के बाद ली गई जो लगभग 10 घंटे का होता है, और यहीं पे डिस्कवरी हुई जुपिटर के रिंग्स की। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ सैटर्न के पास रिंग्स हैं, पर जुपिटर के पास भी रिंग्स हैं, बस वो क्लियरली दिखते नहीं जब तक पास से ना देखो। वॉयेजर 1 ने जुपिटर के पास कुछ और भी शॉकिंग चीजें डिस्कवर की। जुपिटर के आईओ मून पर एक्टिव वोल्केनोज मिले। ये पहली बार था जब इंसानों ने किसी और प्लैनेट पर एक्टिव वोल्केनो देखा हो। पहले हमें लगता था कि जुपिटर के पास सिर्फ 13 मून्स हैं, पर वॉयेजर 1 ने डिस्कवर किया कि 2 मून्स और भी हैं। और जब कुछ महीने बाद वॉयेजर 2 पहुंचा तो एक और मून डिस्कवर हुआ। तो मतलब वॉयेजर मिशंस की वजह से जुपिटर के मून्स 13 से बढ़कर 16 हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के दिन में जुपिटर के कितने मून्स डिस्कवर हो चुके हैं? पूरे 95 अलग अलग मून्स जो जुपिटर के चारों तरफ घूम रहे हैं। इसके बाद 12 नवंबर 1980 को वॉयेजर 1 सैटर्न के पास पहुंचा। यहाँ पे 3 और नए मून्स डिस्कवर हुए, एटलस, प्रोमेथियस और पेंडोरा। उस समय तक हमें सैटर्न के सिर्फ 15 मून्स के बारे में पता था, और आज के दिन हमने सैटर्न के 274 मून्स की खोज कर ली है, और इनमें से 128 मून्स तो 2025 में ही डिस्कवर किए गए हैं। इन सब में से सबसे इंटरेस्टिंग था सैटर्न का टाइटन मून। अर्थ के अलावा ये एक लौता ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम में जहां लिक्विड स्टेट में पानी क्लियर एविडेंस के साथ मिला है। सैटर्न को क्रॉस करने के बाद वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दो अलग रास्ते लेते हैं। यहाँ से वॉयेजर 2 जाता है यूरेनस और नेपट्यून की तरफ, और वॉयेजर 2 इन प्लैनेट्स के पास से गुजरने वाला पहला और इकलौता मैनमेड ऑब्जेक्ट बन जाता है। दूसरी तरफ वॉयेजर 1 अपनी ट्रैजेक्टरी बदलकर एक्लिप्टिक प्लेन से बाहर चला जाता है, यानी उस इमेजिनरी फ्लैट प्लेन से जहां सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं। 1 जनवरी 1990 को वॉयेजर 1 का इंटरस्टेलर मिशन ऑफिशियली शुरू हुआ, जो कि था सन के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने का मिशन। पर सबसे फेमस फोटो आई 14 फरवरी 1990 को वैलेंटाइंस डे पर। वॉयेजर 1 ने 6 बिलियन किलोमीटर दूर से अर्थ की फोटो ली, जिसमें हमारी धरती सिर्फ एक छोटी सी ब्लू डॉट दिख रही थी, द पेल ब्लू डॉट। 25 अगस्त साल 2012 में वॉयेजर 1 ने हीलियोस्फीयर को पीछे छोड़ दिया और फाइनली इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री की। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरस्टेलर स्पेस और हीलियोस्फीयर आखिर है क्या?
हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में करोड़ों अरबों सोलर सिस्टम्स हैं। इन सोलर सिस्टम्स के बीच में जो जगह होती है उसे इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। और हीलियोस्फीयर ये एक प्रोटेक्टिव बबल है जो सन से आने वाली चार्ज पार्टिकल्स यानी सोलर विंड बनाती है। ये बबल हमारे पूरे सोलर सिस्टम को इंटरस्टेलर रेडिएशन से बचाता है। पर वॉयेजर 1 को कैसे पता चला कि वो इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया है? जब वॉयेजर 1 ने हीलियोस्फीयर की बाउंड्री हीलियोपॉज को क्रॉस किया तो उसने देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गई। हीलियोस्फीयर के अंदर सोलर विंड की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी, पर बाहर इंटरस्टेलर विंड की वजह से ये डेंसिटी एकदम से स्पाइक हो गई। इससे कंफर्म हुआ कि अब वो सोलर सिस्टम के बाहर आ चुका है। कुछ साल बाद 5 नवंबर 2018 को वॉयेजर 2 ने भी इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री की। आज के दिन सिर्फ ये 2 स्पेस प्रोब्स हैं जो इतनी दूर तक पहुंच पाए हैं, और इन दोनों में थे एलियंस के लिए कुछ मैसेजेस। यही है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि वो मैसेजेस थे क्या। दोनों वॉयेजर्स के साथ 12 इंच गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क्स और फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स भेजे गए, जिसे गोल्डन रिकॉर्ड कहा जाता है। इन फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स में आवाजें और इमेजेस दोनों स्टोर्ड हैं। ऐसे 2 रिकॉर्ड्स हैं जो वॉयेजर 1 और 2 दोनों पे भेजे गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गोल्डन रिकॉर्ड में आखिर है क्या, तो चलिए इन्हें डिटेल में देखते हैं। ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन है सीन्स फ्रॉम अर्थ, जिसमें 115 इमेजेस और डायग्राम्स हैं जो हमारे प्लैनेट और प्लैनेट में मौजूद स्पीशीज के बारे में बताते हैं। इसमें कुछ बेसिक मैथमेटिकल, केमिकल और फिजिकल डेफिनेशंस भी हैं। दूसरा सेक्शन है ग्रीटिंग्स फ्रॉम अर्थ, जो कि 55 अलग अलग लैंग्वेजेस में इंसानों द्वारा बोली गई ग्रीटिंग्स हैं। साथ में एक प्रिंटेड मैसेज भी है जो यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर और उस वक्त के यूएन सेक्रेटरी जनरल ने लिखा था। तीसरा सेक्शन है म्यूजिक फ्रॉम अर्थ, जिसमें 28 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक की। इसमें एक इंडियन गाना भी है बेस्ड ऑन राग भैरवी, जात कहाँ हो, जो सुश्री केसरबाई केरकर ने गाया है। और चौथा सेक्शन है साउंड्स ऑफ अर्थ, जिसमें 21 अलग अलग नेचुरल साउंड सुनाई गई हैं, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज, मशीन्स और कुछ नेचुरल फिनोमिना की आवाजें जो कुछ इस तरह साउंड करती हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि एलियंस को ये सब समझ कैसे आएगा। अगर उन्हें ये आवाजें सुननी है तो उन्हें इस फोनोग्राफ को चलाना आना चाहिए, और इसीलिए नासा के साइंटिस्ट ने इंस्ट्रक्शंस भी रखी हैं इन बॉक्सेस में, पर किसी लैंग्वेज में नहीं बल्कि डायग्राम्स के फॉर्म में। ये डायग्राम कुछ इस तरह दिखते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल काम होगा इन फोटोज को देखना, क्योंकि 1977 में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इमेजेस को एनालॉग डिस्क्स पर जेपेग जैसे फॉर्मेट में स्टोर कर सके। तो नासा ने फोटोज को ऑडियो वेव फॉर्म्स में कन्वर्ट किया और डिस्क्स में स्टोर किया। मतलब एलियंस को ये इमेजेस देखने के लिए पहले इन ऑडियो वेव फॉर्म्स को वापस इमेजेस में बदलना होगा। जब इन फोटोज को डिकोड किया जाएगा तो जो पहली फोटो सामने आएगी वो होगी एक व्हाइट कैलिब्रेशन सर्कल, एक सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग जो 2 काम करती है। पहला, ये खुद रिकॉर्ड के शेप को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरा, ये एक सिग्नल है कि डिकोडिंग सही तरीके से हुई है। इसके बाद आएंगी बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की फोटोज, जैसे फिजिकल यूनिट्स, क्वांटिटीज, डेफिनेशंस। फिर 2 सोलर सिस्टम डायग्राम्स आते हैं जो सन और उस वक्त के 9 प्लैनेट्स को दिखाते हैं। इस डायग्राम के बाद सोलर सिस्टम के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की इंडिविजुअल फोटोज दिखाई जाती हैं, जैसे मरकरी, मार्स, अर्थ और जुपिटर। कुछ इमेजेस में एक्सप्लेनेटरी सिंबल्स भी हैं, जैसे मैथमेटिकल डेफिनेशंस या केमिकल फॉर्मूलाज। फॉर एग्जांपल, एक फोटोग्राफ है जिसका टाइटल है इजिप्ट, रेड सी, सिनाई पेनिनसुला एंड द नाइल। इसमें अर्थ एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन बताई गई है। फोटो के ऊपर टैग दिखाता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है। यहाँ कुछ केमिकल एलिमेंट्स के मॉडल्स भी शामिल हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। ये केमिकल एलिमेंट्स लाइफ के फंडामेंटल ब्लॉक्स को दर्शाते हैं जो सब लिविंग थिंग्स में मौजूद होते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर की भी 2 फोटोज हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन को समझाती है, एक ऐसी चीज जो सभी लिविंग थिंग्स में मौजूद है। एक फोटो माइक्रोस्कोपिक डिटेल में सेल्स और उनके डिवीजन को भी दिखाती है। इसके बाद की 20 इमेजेस
इंसानों की लाइफ को दर्शाती है। कुछ इमेजेस ऐसी भी हैं जो इंसानों की कैपेबिलिटीज को दिखाती है, जैसे मुंह का इस्तेमाल चाटने, खाने और पीने के लिए। साथ ही साथ एक फोटो यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ताजमहल की भी है। इंटरेस्टिंगली, कोई भी फोटो इंसानों के नेगेटिव एस्पेक्ट को नहीं दर्शाती। कोई कॉन्फ्लिक्ट, वर्ल्ड वॉर या किसी भी वॉर जैसी चीज का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इंसानियत का एक बहुत ही होपफुल और पॉजिटिव साइड दिखाया गया है इन फोटोज में, ह्यूमैनिटी का एक आइडियल वर्जन। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कभी किसी एलियन तक कोई वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट पहुंचेगा, और अगर पहुंचा तो क्या एलियन स्पीशीज का इंटेलिजेंस लेवल इतना होगा कि वो ये सब डिकोड कर पाएंगे और समझ पाएंगे। अभी फिलहाल वॉयेजर 1 61,198 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है, अर्थ से लगभग 25.7 बिलियन किलोमीटर दूर कहीं इंटरस्टेलर स्पेस में। पर अनफॉर्चुनेटली एक समय ऐसा आएगा जब इसकी पावर सप्लाई खत्म हो जाएगी और इससे हमारा कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, पर इसके अंदर का गोल्डन रिकॉर्ड हमेशा के लिए प्रिजर्व रहेगा। सोचिए, एक ऐसा मैसेज जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक स्पेस में घूमता रहेगा, इस उम्मीद में कि शायद कभी कोई इंटेलिजेंट लाइफ इसे ढूंढेगी और डिकोड करेगी। ये है इंसानियत का सबसे बड़ा मैसेज। वी आर हियर, वी एग्जिस्ट एंड वी होप वी आर नॉट अलोन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या कभी ये गोल्डन रिकॉर्ड किसी एलियन तक पहुंच पाएगा। मैं हूं अग्रिमा और मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे ट्विस्टेड।